टू डोमेन एडुकेशन। दोस्तों, हम लोग पहले पॉलिटी कर चुके हुए हैं। आज फिर से हम लोग देखेंगे पॉलिटी संविधान का प्रस्तावना, यानी कि प्रीएम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, आपको ये वीडियो सब समझने के लिए पीछे वाला वीडियो जरूर देखिए, आपको पूरा क्लियर होते चला जाएगा। ठीक है, हम पहले देखें। सर्वप्रथम अमेरिका संविधान में प्रस्तावना को सम्मिलित किया गया, यानी कि अमेरिका के संविधान में सबसे पहले प्रस्तावना को सम्मिलित किया गया। ठीक है, प्रस्तावना संविधान के परिचय, यानी कि संविधान के परिचय अथवा भूमिका कहते हैं। ये प्रस्तावना क्या, पूरे संविधान का, जैसे हम लोग कोई भी किताब पढ़ते हैं, ठीक है, तो उसका एक ये होता है चैप्टर वाइज दिया हुआ होता है कि कौन क्या चीज़ें नहीं है। उसी हिसाब से कॉन्स्टिट्यूशन का एक प्रीएम्बल है, जिसको भूमिका या परिचय, जैसे किसी भी चीज़ का इंट्रोडक्शन एक हिसाब से बोला जाए, संविधान का इंट्रोडक्शन ही है, इसको बोलते हैं। ठीक है, प्रस्तावना पंडित नेहरू द्वारा बनाया गया था। ये किनके द्वारा बनाया गया था? पंडित नेहरू द्वारा, यानी कि पंडित नेहरू द्वारा बनाया गया और पेश किया गया। ठीक है, ये कब ये 42वां संविधान संशोधन 1976। ठीक है, इसमें 3 चीज़ को जोड़ा गया हुआ था: समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, अखंड, यानी कि 3 सब सम्मिलित किया गया हुआ है। ठीक है, इससे पहले जो संविधान का विषय वस्तु क्या है हम लोग देखेंगे। इसमें क्या, किस चीज़ से प्रस्तावना किस चीज़ से स्टार्ट होता है? हम भारत के लोग, यानी कि भारत को एक प्रभुत्व संपन्न बनाने के लिए और इसके समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय, विचार, अभिव्यक्ति, धर्म, विश्वास व उपासना की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा और अवसर की समानता प्राप्त करने के लिए तथा व्यक्ति की गरिमा, यहाँ देखिए, गरिमा की एकता तथा अखंडता सुनिश्चित करने वाला बंधुत्व, यानी वो बंधुत्व बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्पित होकर अपनी इस संविधान को 26 नवंबर, यानी कि कब, 26 नवंबर 1949 को एतद द्वारा इस संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और समर्पित करती है। ठीक है, अधिनियमित, यानी कि 26 नवंबर 1949 को संविधान को समर्पित किया गया। और एक चीज़ हम लोग को बहुत ही इंपॉर्टेंट यहाँ पर ये तब प्रस्तावना हम लोग पहले सबसे पहले स्टार्ट करते हैं कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ने के लिए, तो हम लोग प्रस्तावना पढ़ते हैं, बट सबसे लास्ट में प्रस्तावना को बनाया गया। एक हिसाब से देखा जाए, जैसे घर बन जाता है, उसको सीढ़ी को लास्ट में बनाते हैं ना हम लोग, उसी हिसाब से प्रस्तावना है कि सब पूरा कॉन्स्टिट्यूशन तैयार हो गया, उसके बाद लास्ट में प्रस्तावना को बनाया गया। ठीक है, और इसमें हम लोग देखेंगे क्या प्रस्तावना का तत्व क्या है, यानी कि प्रस्तावना में कितने तत्व। प्रस्तावना का मूल्य 4 तत्व है। ठीक है, कौन कौन है? संविधान के आधार पर सर्वोच्च प्रस्तावना कहती है कि संविधान भारत के लोगों को शक्ति अधिकृत करता, यानी कि संविधान किसके द्वारा चलता है? के हिसाब से भारत के लोगों द्वारा, यानी कि इनडायरेक्टली हम लोग क्या करते हैं, एमएलए को चुनते हैं, एमपीज को चुनते हैं, और एमपीज एमएलए मेरे लिए क्या करते हैं, कानून बनाते हैं। तो इनडायरेक्टली कौन चला रहा है? जनता ही देश को चला रहा है। ठीक है, भारत की प्रकृति, यानी कि यह घोषणा करती है कि भारत एक संप्रभु, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, लोकतांत्रिक व गणतांत्रिक राज्य व्यवस्था वाले देश होगा। ठीक है, संविधान का उद्देश्य क्या है? इसके अनुसार न्याय, स्वतंत्रता, समानता व बंधुता संविधान का उद्देश्य है। यानी कि किसी भी संविधान को, किसी भी चीज़ के लिखने का उद्देश्य क्या है? जैसे संविधान है, इसका उद्देश्य यह है कि सभी को न्याय मिले, ठीक है, स्वतंत्रता रहे, ठीक है, समानता यानी कि इक्वलिटी, किसी में भेदभाव ना हो, और बंधुता यानी कि भाईचारा को बढ़ावा मिले। ठीक है, यही संविधान का उद्देश्य है। ठीक है, हम लोग देखें संविधान लागू होने की तिथि, यानी कि संविधान लागू होने की तिथि क्या था? 26 नवंबर 1949 तिथि उल्लेखित करती है। ठीक है, संविधान की बहुत, यानी कि पूर्णतः संविधान तो 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ, लेकिन बहुत सारे आर्टिकल, यानी कि अनुच्छेद 26 नवंबर 1949 को ही लागू कर दिया गया। ठीक है, जैसे नागरिकता से संबंधित है, या आर्टिकल 1, बहुत सारा आर्टिकल है जो 26 नवंबर 1949 को ही सम्मिलित कर लिया गया। ठीक है, इसमें हम लोग देखेंगे प्रस्तावना का मुख्य शब्द, जैसे हम लोग पढ़े ना कौन कौन शब्द है, तो इसका मुख्य शब्द कौन है? संप्रभुता। संप्रभुता का मतलब क्या होता है? संप्रभुता शब्द का आशय है कि भारत किसी देश पर निर्भर न है।
यानी कि किसी ये डोमिनियन देश का डोमिनियन है, यानी कि भारत एक अपने आप में संप्रभु है, यानी कि अपने आप में एक हिसाब से देखा जाए शक्तिशाली है। ये किसी के अंडर में नहीं रह सकता है, ठीक है। ये अपना फैसला लेने के लिए खुद ही ये है, ठीक है। ये किसी बाहरी हस्तक्षेप की जरूरी नहीं है। अगर बाहरी हस्तक्षेप करता है तो इसको मानना ना मानना इसके अपने ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है। इसलिए संप्रभु का मतलब ये, ठीक है। एक संप्रभु राज्य होने के नाते विदेशी सीमा अधिकरण अथवा यानी कि विदेशी सीमा को अधिकरण, ठीक है, अथवा किसी अन्य देश के पक्ष में अपनी सीमा के किसी हिस्से पर भी दावा छोड़ सकती है। यानी कि किसी क्षेत्र को, हिस्सा को क्या नाम है, अधिकरण यानी कि कब्जा भी कर सकती है, या कोई जो क्षेत्र पर हम लोग दावा भी छोड़ सकते हैं। संप्रभुता का मतलब ये हुआ, यानी कि अपना फैसला स्वयं के लेना, उसी को एक सबसे बड़ा संप्रभुता है। डायरेक्टली समझिए। समाजवादी का मतलब क्या होता है? समाजवादी देश वो देश होता है, एक हिसाब से देखा जाए तो समाजवादी पूरा गवर्नमेंट द्वारा ही संचालित होता है, यानी कि कोई भी तरीका का प्रोडक्ट बनना, ठीक है। इकोनॉमिक में भी हम लोग पढ़ेंगे समाजवादी मिश्रित, ठीक है। ये समाजवादी का मतलब क्या होता है कि कोई भी तरीका का प्रोडक्ट बना वो सरकार द्वारा ही बनाया जाएगा और सरकार द्वारा ही सेल किया जाएगा और सरकार के अधीन ही सब कुछ होगा, ठीक है। तो इंदिरा गांधी, एक देखा जाए तो इंदिरा गांधी जी जो थी पीएम थी, वो उनका विचारधारा एक समाजवादी विचार टाइप का बोला जाए तो ऐसे कहा नहीं जा सकता है। उनका समाजवादी विचारधारा का एक ये रहा, ठीक है। तो 42वां संविधान संशोधन 1976 से पहले नीति निर्देशक सिद्धांत के रूप में समाजवादी के लक्षण मौजूद थे, यानी कि समाजवादी को लक्षण मौजूद थे 1976 में, ठीक है। भारतीय समाजवाद लोकतांत्रिक समाजवाद है, यानी कि ये प्योर समाजवाद नहीं है, ये लोकतांत्रिक यानी कि डेमोक्रेटिक सोशलिस्ट है, यानी कि ये प्योर समाज, अगर प्योर समाजवाद होता तो यहाँ हर एक चीज़ सरकारी होता, ठीक है। लेकिन ये डेमोक्रेटिक, यहाँ हर एक चीज़ सरकारी, यहाँ प्राइवेट भी सेक्टर है और सरकारी भी सेक्टर है, ठीक है। ये लोकतांत्रिक डेमोक्रेटिक सोशलिस्ट है, ठीक है, लोकतांत्रिक समाजवाद, ठीक है। लोकतांत्रिक समाजवाद मिश्रित अर्थव्यवस्था पर आस्था रखता है, यानी कि जो लोकतांत्रिक समाजवाद होता है उसका अर्थव्यवस्था क्या होता है, मिश्रित होता है। और जो प्योर सोशलिस्ट होते हैं, ठीक है, उनका अर्थव्यवस्था मिश्रित ना होकर पूर्णतः समाजवादी होता है, यानी कि उनका पूरा कुछ सरकार की ही देखरेख में होता है, ठीक है, अर्थव्यवस्था, ठीक है। लोकतंत्र के उद्देश्य गरीब उपेक्षा, बीमारी व अवसर के असमानता को समाप्त करना, यानी कि लोकतांत्रिक समाजवाद का उद्देश्य क्या है, इसमें जो सरकार द्वारा गरीबों को उपेक्षा, बीमारी व अवसर की असमान, यानी कि अवसर में क्या, जैसे सरकारी जॉब हुआ या किसी भी डिपार्टमेंट में अवसर की असमानता, उसको समानता लाने के लिए, असमानता को खत्म करके समानता लाने के लिए समाजवाद लाया गया, ठीक है। भारतीय समाजवाद मार्क्सवाद एवं गांधीवाद का मिला जुला रूप है, यानी कि यहाँ देखेंगे, यहाँ एक मार्क्स, जैसे और सब जगह समाजवाद है सिर्फ मार्क्सवाद का, लेकिन यहाँ का समाजवाद, भारत का समाजवाद है वो मार्क्सवाद एवं गांधीवाद, यानी कि दोनों का मिला जुला रूप है, ठीक है। धर्मनिरपेक्षता का मतलब क्या होगा, ठीक है। धर्मनिरपेक्ष का यह भी 42वां संविधान संशोधन 1976 में जोड़ा गया, ठीक है। धर्मनिरपेक्ष शब्द का उल्लेख संविधान में नहीं है, ठीक है, नहीं था, ये मूल संविधान में नहीं था, इसका 42वां संविधान संशोधन 1976 में जोड़ा गया था, ठीक है। हमारे देश में सभी धर्म सम्मान है, ठीक है, और उन्हें सरकार का समर्थन प्राप्त है, यानी कि ऐसा धर्मनिरपेक्षता का मतलब ये हुआ कि यहाँ सभी धर्म, यानी कि सरकार के लिए एक कोई खास धर्म ये नहीं हुआ कि यहाँ सरकार इसी धर्म को कल्याण करेगा, ये धर्म को नहीं, यहाँ सभी धर्म एक बराबर है कि यानी कि देश का कोई धर्म नहीं होगा, ठीक है। यहाँ सभी धर्म इक्वल, यानी कि सरकार सभी को इक्वल कल्याण करेगा, इक्वल ये करेगा, ठीक है। और यहाँ कोई मान लीजिए किसी से भेदभाव ये होता है धर्म के आधार पर, ये सब नहीं किया जा सकता है, ठीक है। लोकतांत्रिक, ठीक है, यह प्रचलित संप्रभुता सिद्धांत पर आधारित है, ठीक है, अर्थात सर्वोच्च शक्ति जनता के हाथ में, यानी कि लोकतांत्रिक का मतलब क्या होता है, यहाँ लोकतंत्र है, ठीक है। और लोकतंत्र में क्या होता है, पूरा बागडोर एक हिसाब से देखा जाए तो जनता के हाथ में होता है इनडायरेक्टली, और जनता चाहे तो किसी की भी सरकार किसी समय देखा जाए तो गिरा सकती है, इसीलिए बराबर हर 5 साल पर हम लोग देखते हैं वोट होता है और यहाँ सरकार नया बनती रहती, गिरती रहती, उठा पटक होती रहती, देखते रहिएगा आप लोग, ठीक है। लोकतंत्र का स्रोत क्या क्या है, प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष, ठीक है।
प्रत्यक्ष, जैसे प्रत्यक्ष क्या है, स्विट्जरलैंड, ठीक है। पृथ्वी फीड पर यानी कि रेफरेंडिज्म इनिशिएटिव, ठीक है। ये परिवर्तन या प्रत्याशी के बाहर बुलाना यानी कि रियल और जनमत संग्रह प्लिबिसाइट, ठीक है। यानी कि स्विट्जरलैंड में क्या, ये जनता ही उसको भेजता और जनता ही बाहर बुलाता, ठीक है। अप्रत्यक्ष, लोगों द्वारा चुने गए प्रतिनिधि को सर्वोच्च शक्ति इस्तेमाल करता है। इंडिया में क्या है, समझा जाता है इनडायरेक्टली है, ठीक है। यहाँ लोगों द्वारा जो चुना जाता है उसी को यहाँ ये होता है, ठीक है। लोकतंत्र के समाजवाद, सामाजिक एवं आर्थिक लोकतंत्र भी शामिल है, ठीक है। आगे हम लोग देखते हैं उसका गणतंत्र का मतलब क्या है। गणतंत्र का मतलब ये है, भारतीय संविधान का प्रस्तावना में गणतंत्र का अर्थ है कि भारत एक प्रमुख अर्थात राष्ट्रपति का चुनाव, यानी कि राष्ट्रपति का चुनाव का जरिया सत्ता में आता है, ना कि वंशानुगत। यानी कि राष्ट्रपति चुनाव यहाँ सत्ता यानी कि चुनाव से आते हैं, ठीक है। यहाँ वंशानुगत नहीं होता, यानी कि वो पीढ़ी, जैसे ब्रिटेन में क्या है, वंशानुगत है, यानी कि राजा का बेटा ही राजा, महाराजा का बेटा ही महाराजा, ठीक है। तो वहाँ गणतंत्र नहीं बोला जाएगा, ठीक है। लेकिन इंडिया क्या गणतंत्र है, क्योंकि यहाँ वंशानुगत राष्ट्रपति जो सर्वोच्च पद जिसको माना जाता है वो राष्ट्रपति को, ये यहाँ नहीं है, यहाँ वंशानुगत नहीं होता, यहाँ चुनाव के जरिए आते हैं, ठीक है। न्याय, न्याय का मतलब क्या है, न्याय प्रस्तावना में न्याय तीन भिन्न स्पष्ट में शामिल है, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक, ठीक है। सामाजिक न्याय, ठीक है। सामाजिक न्याय का अर्थ है कि हर व्यक्ति के साथ जाति, रंग, धर्म, लिंग के आधार पर भेदभाव सम्मान व्यवहार, यानी कि किसी भी व्यक्ति के साथ जाति, धर्म, लिंग के आधार पर बिना भेदभाव के सम्मान व्यवहार, यानी कि उसको किसी भी तरीका का भेदभाव नहीं किया जाएगा, उसके साथ सम्मान व्यवहार किया जाएगा, ठीक है। आर्थिक न्याय, ठीक है। आर्थिक न्याय का कारण आधार पर किसी व्यक्ति को भेदभाव नहीं किया जाएगा, यानी कि कोई व्यक्ति अगर बहुत ज़्यादा अमीर है, अब कोई व्यक्ति बहुत ज़्यादा गरीब है, तो उसके साथ भेदभाव नहीं किया जाएगा, ठीक है। राजनीतिक न्याय, राजनीतिक न्याय क्या है, हर व्यक्ति को समान राजनीतिक अधिकार प्राप्त होगा, यानी कि जो व्यक्ति सिर्फ अर्हता रखता हो चुनाव लड़ने का, वो व्यक्ति चुनाव लड़ सकता है। वो किसी भी, वो मान लीजिए 10 रुपये का इनकम का उसका स्रोत क्यों ना, और वो चाहे तो वो चुनाव लड़ सकता है। जो मान लीजिए कि योग्य जो व्यक्ति होते हैं, जो उम्र 25 साल पूरा करता हो, या ये जो भी उसका जो चुनाव आयोग को जो भी एक ये होता है पूरा करता, चुनाव लड़ सकता है। ये क्या है, राजनीतिक न्याय, ठीक है। स्वतंत्रता, स्वतंत्रता का अर्थ क्या है, स्वतंत्रता का अर्थ लोगों को गतिविधियों पर किसी प्रकार के रोक टोक की अनुपस्थिति तथा साथ में व्यक्ति विकास के अवसर प्रदान करना, ठीक है। इसमें क्या, व्यक्ति के लिए विकास का अवसर प्रदान करना, ठीक है। हमारी प्रस्तावना में स्वतंत्रता, समानता और बंधुता के आदर्श को फ्रांस के क्रांति 1789 से 1795 से, यानी कि जो फ्रांस की क्रांति हुआ था 1789 से 1795 तक, ठीक है। तो उसमें स्वतंत्रता, समानता और बंधुता, ये जो 3 वर्ड है वो फ्रांस के क्रांति से ही लिया गया था, ठीक है। समानता यानी कि इक्वलिटी, समानता का अर्थ है समाज के किसी भी वर्ग के लिए विशेषाधिकार के अनुपस्थिति और बिना किसी भेदभाव के हर व्यक्ति के समान अवसर, यानी कि समानता के क्या मतलब है, कोई भी व्यक्ति, ठीक है, उसका अवसर में समान, यानी कि वो अगर वो व्यक्ति अगर मान ली किसी भी एग्जाम का फॉर्म भरा रहा है और उसका अगर ग्रेजुएशन का डिग्री मान्य है, ठीक है, तो वो सभी व्यक्ति के लिए, वो ये नहीं कि हाँ वो फलाने यूनिवर्सिटी से पढ़ा तो उसका होगा, इसका नहीं होगा, ठीक है। अगर जिस चीज़ का डिग्री मांगा जाएगा, समानता, इक्वलिटी सबको लिए बराबर होगा। समानता को 3 आयाम शामिल है, नागरिक, राजनीतिक और आर्थिक, ठीक है। बंधुत्व का मतलब, बंधुत्व का अर्थ है भाईचारा, ठीक है, भाईचारा, ठीक है। ये भावना और एकल नागरिकता तंत्र के माध्यम से भाईचारा को प्रोत्साहित करना, यानी कि भारत में क्या एकल नागरिकता, लेकिन अमेरिका में क्या द्वि नागरिकता, ठीक है। वहाँ स्टेट के लिए अलग, यानी कि प्रांत के लिए अलग नागरिकता होता है, और क्या नाम है, कंट्री के लिए अलग नागरिकता होता है। बट अपने इंडिया में सभी के लिए एकल नागरिकता, और एकल नागरिकता क्या क्या करते हैं, हम लोग को एक साथ आपस में जोड़ता है, भारतीय होने का क्या दिलाता है, एहसास के हिसाब से बोला जाए तो दिलाता है, ठीक है। मूल्य, कर्तव्य, 51 काम, ठीक है।
में भी कहता है कि यानी कि बंधुता है, अखंडता है। ठीक है, अखंडता शब्द 42वां संविधान संशोधन 1976 के अधिनियम द्वारा प्रस्तावना में जोड़ा गया था। हम लोग देख लिए थे प्रस्तावना का महत्व। ठीक है, प्रस्तावना उस आधारभूत दर्शन को राजनीतिक, धार्मिक और नैतिक मूल्य उल्लेख है। ठीक है, संविधान निर्माण के महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले संविधान सभा के अध्यक्ष सर अलादी कृष्ण स्वामी अय्यर के शब्दों में संविधान का प्रस्तावना हमारे दीर्घकालीन सपनों का क्या है, विचार है। कौन बोले थे? अलादी कृष्ण स्वामी अय्यर। ठीक है, संविधान के एक भाग में प्रस्तावना। ठीक है, बेरूबाड़ी संघ के 1960 में सुप्रीम कोर्ट ने कहा प्रस्तावना संविधान का भाग नहीं है। ठीक है, बेरूबाड़ी जो केस 1960 में हुआ था उसमें सुप्रीम कोर्ट क्या बोला कि संविधान का भाग नहीं है। फिर केशवानंद भारती मामले 1973 में सुप्रीम कोर्ट ने पूर्व व्याख्या को अस्वीकार कर दिया और यह व्यवस्था दी कि प्रस्तावना संविधान का एक भाग है। ठीक है, LIC ऑफ इंडिया 1955 में मामले में सुप्रीम कोर्ट ने पुनः कहा प्रस्तावना संविधान का भाग है। प्रस्तावना न तो विधायी का शक्ति का स्रोत है और न ही उसकी शक्तियों पर प्रतिबंध लगाने वाला। ठीक है, यह गैर न्यायिक है, अर्थात इसकी व्यवस्था के न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती है। ठीक है, ये गैर न्यायिक है, इसको ध्यान रखिएगा। ठीक है, इसको जो व्यवस्था होगा इसको न्यायालय में चुनौती नहीं दिया जा सकता है। प्रस्तावना की संशोधन की संभावना। बेरूबाड़ी केस 1960 में सुप्रीम कोर्ट ने कहा प्रस्तावना में संशोधन किया जा सकता है। ठीक है, बशर्ते मूल विशेषताओं को संशोधन नहीं किया जाए। यानी कि जो मूल वर्ड जो होता है, ठीक है, जैसे हम लोग स्वतंत्रता, गणतंत्र, समानता, ये सब क्या है, एक हिसाब से देखा जाए तो मूल वर्ड है, इसमें अति संशोधन नहीं किया जा सकता। ठीक है, प्रस्तावना में अब तक एक ही बार मात्र संशोधन किए गए, मात्र 42वां संविधान संशोधन 1976। थैंक यू दोस्तों, आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकॉन दबाइए और पीछे वाला वीडियो जरूर देखते रहिए।